नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में आज करेंगे रैली। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान में भी आएगी तेजी। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। क्या बागियों को मना पाएगी महायुति और महाविकास अघाड़ी? जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। भाजपा ने अब्दुल्ला सरकार को घेरने की बनाई खास रणनीति। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद पर बीजेपी का आज पूरे राज्य में प्रदर्शन। किसानों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप, बैकफुट पर सिद्धरामैया सरकार। और अमेरिकी चुनाव में अब कुछ घंटे बाकी। अंतिम दौर में स्विंग स्टेट्स के लिए हैरिस और ट्रंप का प्रचार अभियान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनावी हुंकार भरेंगे। पहले गढ़वा और फिर चाईबासा में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका पलामू प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। पलामू में 5 विधानसभा सीट है, जबकि गढ़वा में 2 विधानसभा सीट है। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बिश्रामपुर विधानसभा सीटें हैं, जबकि गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात कर लेते हैं तो गढ़वा आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इस सीट पर एक तरफ जेएमएम ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर चाईबासा की बात की जाए तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुआ पर अपना भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमचू को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड में गढ़वा विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इस बार 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को गढ़वा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मुद्दे और सीट के गणित को लेकर भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी ने डीडी न्यूज संवाददाता सुमेश पटेल से खास बातचीत की है। 2 बार रह चुके विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस बार बीजेपी ने गढ़वा सीट से फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। करप्शन तो इस कदर बढ़ गया कि आप अंचल में चले जाइए, एलपीसी अगर आपको बनवाना हो, आपका अपना खुद का ज़मीन बेचना हो, मान लो बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, बेटी के शादी में ज़मीन बेचना हो, जितना का ज़मीन है उसका 30% कॉस्ट आपको एलपीसी बनाने में पदाधिकारी ले रहे हैं। और भूमाफिया तो इस कदर हावी हैं, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर चिनिया मोड़ में बेचारे लाला जी थे, मिल चलाते थे। यहाँ के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, बेचारे के इच्छा के विरुद्ध उनका ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए। बेचारे लाला जी का रात में हार्ट अटैक आ गया। आज इसी तरीक़ा से अफरा तफरी मचा हुआ है, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं है। डुप्लीकेट जाली कागज़ बना करके तो इशू तो इस बार इतना है कि उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कौन इशू
एक मैंने बस मुख्य इशू है भ्रष्टाचार। आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी गढ़वा सीट से इस बार जीत हासिल करेगी और जो वर्तमान में यहाँ पर जीएमएम के प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और इस बार झारखंड और गढ़वा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड। झारखंड के बाद अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 288 विधानसभा सीटों के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। इस बार 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति के पास अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए अब कुछ ही समय बचा है। दोनों ही गठबंधनों के दल अपने ऐसे बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हैं जो जीत हार का समीकरण बदल सकते हैं। बात करें अगर कराड़ दक्षिण विधानसभा सीट की, तो सतारा जिले में यह आता है और इस सीट पर भी सबकी नजरें हैं। वहां पिछले 6 प्रमुख चुनावों में कांग्रेस 3 बार आगे रही है, एनसीपी 2 बार और शिवसेना 1 बार आगे रही। फिलहाल इस सीट के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और बीजेपी के अतुल भोसले के बीच कड़ा मुकाबला है। इस कड़ी में महाराष्ट्र की राजनीति में जलगांव शहर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर लंबे वक्त तक कांग्रेस का कब्जा रहा। फिलहाल इसकी बागडोर बीजेपी के पास है। बीजेपी के सुरेश दामू भोले यहां से विधायक हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान किया जाना है। बता दें आपको कि सभी विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। मतगणना के बाद फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की बागडोर महायुति के हाथ जाएगी या मां विकास अघाड़ी के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी टक्कर है। देखिए महाराष्ट्र से डीडी न्यूज संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं को देखा है। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के 2 खेमों में बंट जाने के बाद हुए सत्ता पलट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एकनाथ शिंदे को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, जब मुंबई में उनकी पार्टी 3 में से केवल 1 सीट पर 48 वोटों से जीत पाई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ रहे कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा सफाया हो गया था। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर लड़ रही थी और 1 पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना का दोनों खेमा फिर से असली नकली के दावे करने में जुटा है। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिव सैनिक हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। बहरहाल टुकड़ों में बटी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाना भी इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास अघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है, यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और अब खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। आज ही स्पीकर का चुनाव भी होगा। 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। पहले सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार जताए जा रहे हैं। पीडीपी अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर सकती है। उधर बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी भी पूरी कर ली है। वहीं कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा भी उठा सकती है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक शामिल हुए। कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा गर्माता जा रहा है। वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। वहीं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ भाजपा जन आंदोलन चलाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ संपत्ति पर 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि विजयपुरा, कुलबर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे 1 सदी से अधिक समय से उन पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं। राज्य के कई जिलों में इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस की सिद्धरामैया की सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। हालांकि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया है। विवाद के बीच राज्य के वक्फ और आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास कभी 1.12 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 23,000 एकड़ जमीन है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में आज जेपीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम प्रतिनिधियों को लेकर जाएंगे। इसके अलावा जेपीसी में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह का एक प्रतिनिधि मंडल भी अपने पक्ष रखने के लिए शामिल हो सकता है। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन सतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। उन्होंने छठ महापर्व पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों और यात्रियों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इस साल 13 दिनों में करीब 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष करीबन हम लोग इन 13 दिनों में करीबन 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में पिछली बार हम लोगों ने करीबन 4,500 ट्रेनें चलाई थी। और यदि हम केवल दिल्ली की बात रहें तो करीबन 195 ट्रेनें हम लोग 13 दिन में चला रहे हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष करीबन 10 ट्रेनें रेगुलर वे में बढ़ गई हैं और रोजाना करीबन 15 से 16 स्पेशल अनाउंस ट्रेन हैं जो पहले से जिसमें यात्री रिजर्वेशन करा सकते थे और इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार हम ऑन डिमांड अनरिजर्व गाड़ियां भी चला रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्पादन वृद्धि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का योगदान 1992 से 2023 के दौरान 13.2% हो गया है, जबकि 1981 से 1990 में ये 5% था। वैश्विक ट्रेंड को देखते हुए भारत तेजी से डिजिटलीकरण कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद देश की आर्थिक वृद्धि पर डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब आईसीटी का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है तो यह गहनता के माध्यम से उत्पादकता में भी सुधार करता है। गौरतलब है कि इस साल भारत में उद्यम आईसीटी बाजार 17.1% की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अनुमानों के मुताबिक आईसीटी क्षेत्र में वृद्धि 2023 में $161.3 बिलियन से बढ़कर 2028 में $354.6 बिलियन हो जाएगी।
त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 85% की बढ़त देखी गई है। अक्टूबर में कुल 1,39,000 से अधिक ईवी दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 75,164 यूनिट्स का था। यह दर्शाता है कि लोगों का रुझान अब धीरे धीरे पेट्रोल वाहनों से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहा है। 2024 के पहले 10 महीने में कुल 9,54,164 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले इसमें 38% का इजाफा हुआ है। और कारोबार जगत से कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की ओर से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम करने और कोयला पर सेस लगाने के कदम की सराहना की है। एडीबी की ओर से जारी एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार खुदरा मूल्य, टैक्स की दरों और चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी जैसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर संतुलन करके भारत तेल और गैस क्षेत्र में अपने राजकोषीय सब्सिडी को 85% तक कम करने में सक्षम रहा। यह सब्सिडी 2013 के 25 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 में कम होकर 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गई है। 2010 से 2017 तक कोयले के उत्पादन और आयात पर सेस लगाया गया। इसका 30% राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष में भेजा गया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और अनुसंधान को समर्थन मिला है। एडीबी ने कहा है कि सेस ने 2010 से 2017 के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब बात धमघोटू होती दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 को पार दर्ज कर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 432 दर्ज किया गया। इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, नरेला 375, CPCB आंकड़े जारी करता रहता है और ये सुबह 6 बजे के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जिसमें अलीपुर 385। तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज का AQI इस मुताबिक है। मुंडका 402, तो 400 के पार दर्ज कर चुका है। अब AQI लगातार खराब श्रेणी में है। तो यानी कि जो आप बार देख रहे हैं वो ब्राउन बार पर जा रहा है, जो कि गंभीर श्रेणी में दिखा रहा है। पंजाबी बाग 404, ओखला फेस 388, तो करीब करीब सभी इलाके 400 के AQI के करीब पहुंच चुके हैं। श्री अरबिंदो मार्ग पर 274 दर्ज किया गया आज सुबह का AQI। तो CBCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो है जो सुबह 6 बजे के आंकड़े ही आपको दिखा रहे हैं AQI के, जहां आनंद विहार में 432, पूसा में 350। तो ये ग्राफिक्स के जरिए ये रेड बार में आ रहा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में। आपको बता दें कि सामान्य AQI जो है वो 0 से 50 की श्रेणी में आता है और आज का AQI 353, 395, द्वारका सेक्टर 8 में 355 में AQI दर्ज किया गया है। चांदनी चौक की बात की जाए तो 280, यहाँ फिर भी जो संतोषजनक जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं चांदनी चौक के। वहीं रोहिणी में 400 पार, 406। तो लगातार अब AQI जो है वो बहुत खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इस समय ग्रैप 2 लागू है दिल्ली में। कई पाबंदियों के साथ जो ग्रैप 2 लागू किया गया था, तो अब अगर जैसे जैसे AQI का स्तर और नीचे गिरेगा तो ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अशोक विहार में 408 आज सुबह 6 बजे का AQI जो है वो दर्ज किया गया। वहीं विवेक विहार 418, बवाना 406। तो लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों में आज का AQI 400 के पार जा चुका है। कई स्थानों पर 400 के पार जा रहा है, जो बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में आ जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री आज ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 4थे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो कैनबरा में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पैनी वोंग के साथ 15वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग FMFD की भी सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में आयोजित होने वाले दूसरे रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर है और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है।
भारत की दुनिया के चुनिंदा देशों के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिससे आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में बदलाव ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि दोनों पक्षों के प्रयासों, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा के माध्यम से पूरा हुआ है। और अब खबरें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब कुछ समय ही बाकी है, जहां स्विंग स्टेट्स के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट्स के वोटर का दिल जीतना होगा। अमेरिका के 7 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इन राज्यों के पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स होते हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवार प्रमुख राज्यों में समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां और जनसभाएं कर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों नेता देशवासियों से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को कई प्रमुख चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी और कॉकस, राष्ट्रीय सम्मेलन, आम चुनाव अभियान और इलेक्टोरल कॉलेज वोट शामिल हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार इस समय अंतिम दौर में चल रहा है। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नस्लवाद का मुद्दा छाया हुआ है। देखिए शुभेंदु घोष की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज करते हुए हम अटलांटा पहुंचे हैं। अमेरिका आज खुद को दुनिया का सबसे महान और पुराना गणतंत्र बताता है, डेमोक्रेसी बताता है, लैंड ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 और 70 तक रेशियल सेग्रीगेशन यहाँ होता था, जिसका मतलब है कि अगर आप श्वेत हैं तो आपके लिए अलग कानून और अगर अश्वेत हैं तो अलग कानून। और फिर आए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। बराबरी और नस्लीय हिंसा व भेदभाव से मुक्ति का सपना लेकर मार्टिन लूथर किंग ने 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए कानूनी समानता हासिल करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। कहते हैं वो 12 साल जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट की अध्यक्षता की, उस दौरान अफ्रीकन अमेरिकन ने जितना प्रोग्रेस किया था उतना उन्होंने पिछले 300 साल में नहीं किया था। अब हम 2024 में हैं। हम समझना चाहते हैं कि रेसिज्म का क्या स्थान है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। हमने अमेरिका में नस्लवाद को लेकर अटलांटा में कुछ प्रारंभिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से बात की। अमेरिका में एक अश्वेत महिला होने के नाते ये देश हमारे ऊपर बना है, हमारे लिए नहीं। यहाँ नस्ल प्रमुख मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक उस आधार में बड़े हैं। 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अमेरिका की तुलना में अधिक नस्लीय विविधता वाला देश है। लेकिन तीखे चुनाव प्रचार से यह भी दिखता है कि विविधता के साथ साथ यहाँ भेदभाव भी बना हुआ है। कि आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन महासागर के बीच में सचमुच एक तैरता हुआ कचरे का द्वीप है। हाँ, मुझे लगता है इसे प्योर्तो रिको कहते हैं। आज भी हम बड़ा अंतर देखते हैं। श्वेत जनसंख्या की तुलना में निचले सामाजिक आर्थिक विकास में कमी है। क्या मुझे इसे पूरी तरह नकारना चाहिए? देखा जाए तो यूएस में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अफ्रीकी अमेरिकी मूल के राष्ट्रपति चुने गए और अब एक और महिला देश के सर्वोच्च पद के लिए दावेदार है। इस साल का राष्ट्रपति चुनाव अब तक के सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले चुनाव में से एक है। ये देखना बाकी है कि नतीजा विभाजन को भर पाएगा या पुराने घावों को फिर से हरा कर देगा। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अटलांटा।
और अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होने जा रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल में शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। इसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्ले ऑफ होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी शहला निगार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।